एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपको प्रश्नावली 4.3 के सभी प्रश्नों का हल आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को हमने अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में समझा था। आपने हमारे अध्याय 4 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, उसको जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि उसे हम दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होती है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि? किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? a गुणा एक्स की घात 2 धन b एक्स धन c बराबर 0 इस रूप का होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो a गुणा एक्स की घात 2 में a का भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स की घात 2। ठीक है, फिर b x में a का भाग देंगे तो b बटा a गुणा x हो जाएगा, धन c में a का भाग देंगे तो a हो जाएगा, और शून्य में a का भाग देंगे तो शून्य ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जो x का गुणांक होगा, ठीक है, a का भाग, पहले तो यहाँ समझिए, a का जो भाग दिया वो बेसिकली क्या था हमारा, x की घात 2 का जो गुणांक था उससे भाग दिया। ठीक है, अब भाग देने पे ये मिल गया हमको। अब जो x का गुणांक होगा, क्या होगा यहाँ पर, b बटे उसका आधे का वर्ग। ठीक है, समझिए, b बटा a का आधा क्या होगा, b बटा 2a, उस पूरे का वर्ग, उसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो उसको हमने जोड़ा और घटाया, b बटा 2a के होल वर्ग को जोड़ा और घटाया, एक ही बात है, एक ही चीज को। तो हमें किस रूप में मिल जाएगा, x धन b बटा 2a का होल स्क्वायर। ये देखिए, एक्स स्क्वायर धन b बटा ए एक्स धन b बटा 2a का होल स्क्वायर जो है वो होता है x धन b बटा 2a का होल स्क्वायर। ये हमने सिद्ध किया था अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में, उसे अवश्य देखें। फिर जो बाकी बच जाएगा उसको हम लिख देंगे माइनस b बटे 2a का होल स्क्वायर धन c बटा a बराबर 0। फिर हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये विधि है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है सबसे मुश्किल विधि है। ठीक है, तो जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही हल करना है। पर जिन सवालों में विधि के बारे में नहीं कहा जाएगा, उसमें हम इस विधि का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, पर हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें द्विघात समीकरण दे रखा है, 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 7x धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो हमें a से भाग देना होता है। a क्या होता है, एक्स की घात 2 का गुणांक, तो वो क्या है यहाँ पर 2, तो 2 का भाग देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे, तो 2 गुणा एक्स की घात 2 में 2 का भाग देंगे तो एक्स की घात 2 बचेगा, माइनस 7x में 2 का भाग देंगे तो माइनस 7 बटा 2x हो जाएगा, धन 3 में 2 का भाग देंगे तो 3 बटा 2, और शून्य में 2 का भाग देंगे तो शून्य ही मिलता है हमको। अब हमें क्या करना होगा, जो x का गुणांक होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या x का गुणांक 7/2, उसमें 2 का और भाग देंगे और पूरे का वर्ग लेंगे, यानी कि 7/4 का वर्ग, 7/4 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे बाई तरफ। ठीक है, तो हमने x की घात 2 को वही लिखा, माइनस 7/2x को वही लिखा, और 7/4 का वर्ग जो है उसको जोड़ दिया और घटा दिया 7/4 के वर्ग को। तो इस समान चीज से जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और धन 3/2 हमने लिख दिया। अब देखिए, जो शुरू के 3 पद हैं वो ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर के रूप में है। यहाँ पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल वर्ग, यानी कि x माइनस 7/4 का होल वर्ग, और बाकी की चीज को वैसे की वैसे लिख दिया, माइनस 7/4 का होल वर्ग धन 3/2। ठीक है, वैसे की वैसे लिख दिया। अब x माइनस 7/4 के होल वर्ग को वैसे ही वैसे लिख दिया। 7/4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो हमने लिख दिया माइनस 49/16, माइनस का चिन्ह पहले से ही लगाए, और धन 3/2 है बराबर 0। अब इन दोनों को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, माइनस 49/16 और धन 3/2 को। ठीक है, तो माइनस 49/16 हो जाएगा धन का 49/16, और धन के 3/2 हो जाएगा माइनस 3/2। अब नीचे कॉमन क्या आ रहा है दाईं तरफ, देखिए बाईं तरफ तो वही रहेगा जो था, दाईं तरफ देखो, यहाँ पर 16 यहाँ पर 2 है तो 16 कॉमन आएगा, तो 49 तो वही रहेगा माइनस 3। ठीक है, अब 2 को 16 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 8 का, तो फिर ऊपर हमने 3 का गुणा कर दिया 8 से। ठीक है, अब x माइनस 7/4 का होल वर्ग तो वही रहा, 49 माइनस 3 8 24, तो हमने लिख दिया 24/16। अब 49 में से 24 गए तो बचेंगे 25, तो ये हो जाएगा 25/16। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये तो वर्ग हट जाएगा और ये
और 25 और 16 का अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। और 25 और 16 का अंडर रूट लगाएंगे तो 25 का अंडर रूट होता है 5, ठीक है, और 16 का होता है 4, ठीक है। और हम वर्गमूल या तो प्लस माइनस लिखना पड़ता है, ये हम जानते हैं। तो x माइनस 7/4 किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4 का, ठीक है, क्योंकि 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5 और 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है, हमने जो निकाला था वो लिख दिया, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो x माइनस 7/4 किसके बराबर है, धन के 5/4 के, या फिर ऋण के 5/4 के, ठीक है। तो दोनों को हल कर लेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, x माइनस 7/4 बराबर 5/4 है। अब ये ऋण के 7/4 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/4 धन 5/4, ठीक है। ये ऋण का 7/4 दाईं तरफ चला गया। अब दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 धन 5 आ जाएगा, 7 धन 5 कितना होगा, 12, तो ये हो जाएगा 12/4। 12 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 3, ठीक है। उसी प्रकार दाईं तरफ x माइनस 7/4 है बराबर माइनस 5/4, तो ये माइनस 7/4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 7/4 हो जाएगा, और माइनस 5/4 पहले से ही है, ठीक है। 4 कॉमन यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2/4 x बराबर, ठीक है। 2/4 क्या होगा, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2, x बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। इसका मतलब क्या निकला, या तो हमारा x बराबर 3 है या x बराबर 1/2 है, ठीक है। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न 1 भाग 2। भाग 2 में दोस्तों हमें समीकरण दे रखा है 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है हल को, ठीक है। तो हमें a से भाग देना होगा, a यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि x की घात 2 का गुणांक क्या है 2, तो 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो 2 से भाग देंगे तो ये तो हो जाएगा x की घात 2, x में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1/2x, और माइनस 4 में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो माइनस 4/2, और शून्य में देने पर तो शून्य ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, ये जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 1/2, ठीक है, तो इसका भी आधा करेंगे, 1/2 का आधा करेंगे तो बचेगा 1/4, तो 1/4 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए, x की घात 2 को वही लिखा, धन 1/2x को वही लिखा, और 1/4 के वर्ग को जोड़ा और 1/4 के वर्ग को घटा दिया, ठीक है। और ये देखिए -4/2 है, ठीक है, 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये बचेगा -2 बराबर 0। अब जो शुरू के 3 पद हैं वो a प्लस बी के होल वर्ग के बराबर हो रहे हैं, जहां पर a हो रहा है x और b हो रहा है हमारा 1/4, तो इसको हम लिख देंगे x धन 1/4 का होल वर्ग, ठीक है। बाकी जो दोनों पद है उनको वैसे की वैसे ही लिख दिया, -1/4 का होल वर्ग -2 बराबर 0, ठीक है। अब x धन 1/4 के होल वर्ग को तो वही लिखा, माइनस चिन्ह को वही लिखा, 1/4 का होल वर्ग आ जाएगा 1/16, और -2 को वही लिखा। अब ये दोनों जो पद है उनको दाईं तरफ ले जाएंगे, -1/16 और -2, तो दाईं तरफ जाके दोनों धन के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे को दोनों के बट्टे में क्या मिल जाएगा, 16, ठीक है। दोनों के बट्टे में 16 लिखेंगे तो एक तो ये रहेगा, एक ही 2 का गुणा हो जाएगा 16 से, क्योंकि 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं था, तो 2 का गुणा 16 से हो जाएगा, ठीक है। तो एक धन 2 गुणा 16 हो जाएगा ऊपर। अब 2 गुणा 16 कितना होगा, 32, तो एक धन 32/16, एक धन 32 कितना हो जाएगा 33, तो x धन 1/4 का होल वर्ग आ जाएगा 33/16। अब वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, तो वर्ग हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो 33 ऊपर अंडर रूट 33 हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, और प्लस माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, तो x धन 1/4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33 ऊपर और नीचे अंडर रूट लेंगे 16 का तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x धन 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो हमने निकाल लिया x धन 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x धन 1/4 किसके बराबर है, प्लस के धन के अंडर रूट 33/4 के, या फिर x धन 1/4 बराबर है माइनस के अंडर रूट 33/4 के, ठीक है। तो दोनों को हल कर लेते हैं, तो 1/4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का 1/4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 1/4 धन 33 बटे अंडर रूट 33/4, ठीक है। 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो हो जाएगा -1 धन अंडर रूट 33/4, ठीक है। अब दूसरे हल को देख लेते हैं,
दूसरा हल क्या है हमारे, जो 1/4 है उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ऋण के 1/4 माइनस √33/4 तो पहले से ही है, इसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें x बराबर आ जाएगा -1 माइनस √33/4। ठीक है, तो यही दो हल होंगे हमारे इस प्रश्न के इस भाग के। ठीक है, तो प्रश्न के इस भाग का यही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। प्रश्न का तीसरा भाग दोस्तों, प्रश्न के तीसरे भाग में हमें दे रखा है 4 गुणा x की घात 2 धन 4 गुणा √3x धन 3 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, a का भाग देंगे। a क्या होता है, x की घात 2 का गुणांक, यानी कि यहाँ पर है 4, तो 4 का भाग देंगे दोनों तरफ, तो ये तो बचेगा x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 ही बचेगा ये। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 का भाग हो जाएगा, धन 4 गुणा √3x, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, तो बचेगा √3x, धन 3 है तो 4 का भाग देंगे तो बचेगा 3/4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है यानी कि √3, इसका आधा यानी कि √3/2, उसका वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसके वर्ग को जोड़ देंगे और घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो शुरू के 3 पद होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, a धन b के होल वर्ग के बराबर, जहां पर a हो जाएगा x और b हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x धन √3/2 का होल वर्ग, और बाकी दो पदों को वैसे की वैसे ही लिखेंगे, तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -3/4, और ये धन के 3/4 को हमने वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब देखिए ये है ऋण का 3/4 और ये है धन का 3/4, ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या मिलेगा फिर, x धन √3/2 का होल वर्ग बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब होगा x धन √3/2 बराबर 0। ठीक है, √3/2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा ऋण का √3/2, और ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, तो दूसरा मूल भी यही होगा, x बराबर -√3/2। ठीक है, तो यही होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। का चौथा और अंतिम भाग, यहाँ पर हमें समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण 2 गुणा x की घात 2 धन x धन 4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 का जो गुणांक है यानी कि 2, इसका भाग देंगे दोनों तरफ 2 का। ठीक है, तो 2 गुणा x की घात 2 में 2 का भाग देंगे तो x की घात 2 बचेगा, धन x में 2 का भाग देंगे तो 1/2x, धन 4 में 2 का भाग देंगे तो 4/2, और 0 में देंगे तो 0 ही आता है, 0 में 2 का भाग देंगे तो। अब हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है यानी कि 1/2, इसका आधा कितना होगा 1/4, तो 1/4 का वर्ग जो होगा उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो x की घात 2 धन 1/2x और 1/4 का वर्ग को जोड़ दिया और 1/4 के वर्ग को घटा दिया, धन 4/2 कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। अब देखिए जो शुरू के 3 पद हैं, ठीक है, ये a धन b के होल वर्ग के पद हैं, a² धन 2ab धन b², a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1/4, तो ये हमें मिल जाएगा x धन 1/4 का होल वर्ग। बाकी पदों को हमने वैसे ही लिख दिया, -1/4 का होल वर्ग धन 2, -1/4 का होल वर्ग धन 2। अब 1/4 का होल वर्ग कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, धन 2 को वैसे ही लिख दिया। अब -1/16 और धन 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा धन का 1/16 और -2। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे। अब दोनों में 16 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 16 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1/16 था तो यहाँ तो एक ही बचेगा, 2 के बट्टे में कुछ नहीं था तो 2 का गुणा 16 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 गुणा 16, बट्टे में 16 आ जाएगा। अब 2 गुणा 16 कितना होता है 32, तो ये हो जाएगा 1 - 32/16, एक में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा -31, तो ये आ जाएगा -31/16, तो x धन 1/4 का होल वर्ग हमारा आ जाएगा -31/16। तो दोस्तों हमारा आ गया x धन 1/4 का होल वर्ग बराबर -31/16। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का भी वर्ग लेंगे हम जानते हैं वो हमेशा धनात्मक ही होता है। इसका मतलब जो है x धन 1/4 का मान जो है वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये x धन 1/4 वास्तविक होता तो इसका वर्ग -31/4 नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। और x धन 1/4 का मान वास्तविक नहीं है, इसका मतलब क्या है, x का मान वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, x का मान वास्तविक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि x का मान वास्तविक नहीं मिला हमें। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा, अतः दिए हुए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः दिए हुए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है मतलब उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि दिए हुए समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है या दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है।
बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। दोस्तों, द्विघाती सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कक्षा 10 में ही नहीं आगे की कक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है ये हमने अध्याय 4 के परिचय में पढ़ा था, दोबारा से उसको फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 1 में दोस्तों हमें 4 भाग दिए गए थे, तो चारों भागों में जो द्विघात समीकरण है उन सबके मूल हमें ज्ञात करने हैं अब द्विघाती सूत्र से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिया रहता है द्विघाती समीकरण, उसकी तुलना करते हैं हम हमारे स्टैंडर्ड समीकरण से। ठीक है, मानक समीकरण से, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से। ठीक है, तो x की घात 2 के गुणांक की तुलना करेंगे तो a निकाल लेंगे, फिर x की गुणांक की तुलना करेंगे तो b निकाल लेंगे, और अचर राशि की तुलना करेंगे और c निकाल लेंगे। फिर हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, इस सूत्र को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे, पर यह सूत्र आपकी जिंदगी के लिए हमेशा के लिए बहुत ही आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण सूत्र है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए इसको। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। तो दोस्तों प्रश्न के पहले भाग में द्विघाती समीकरण दे रखा है हमें 2 गुणा x की घात 2 माइनस 7x धन 3 बराबर 0। ठीक है, हमारा मानक समीकरण होता है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि ये है 2 गुणा x की घात 2, a बराबर 2। फिर धन bx, तो यहाँ पर है माइनस 7x, तो x का गुणांक कितना आ गया -7, तो b बराबर हो जाएगा -7। धन c, धन 3 है यहाँ पर, तो c बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ए बी और सी के मान ज्ञात कर लिए। अब हम सूत्र को जानते हैं x बराबर माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सबके मान रख देंगे, तो x बराबर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, b कितना -7 तो कोष्टक में लिख दिया -7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बना लिया, बी स्क्वायर, बी है -7 तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 को तो 4 लिखा, a कितना है 2 तो गुणा 2, c कितना है 3 तो गुणा 3 बटे 2a, 2 गुणा 2 क्योंकि a है हमारा 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस 7 कितना हो जाएगा, धन का 7, फिर प्लस माइनस का चिन्ह है तो वो लगा दिया, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट बना दिया, -7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो हमने लिख दिया 24 बटे में 2 गुणा 2 4 आ गया। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। x बराबर 7 को वही लिखा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा 25, अंडर रूट 25 बचा बटे में 4। अब हम जानते हैं अंडर रूट 25 कितना होता है 5। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। इसका मतलब क्या है, या तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4 है, या फिर x बराबर कितना होगा 7 माइनस 5 बटे 4। ठीक है, अब दोनों को हल कर लेते हैं। तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4 कितना है, 7 धन 5 हो जाएगा 12, 12 बटे 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है, या फिर x बराबर कितना था 7 माइनस 5 बटा 4, 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे 4, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा x बराबर 1 बटे 2। तो ये हमारा उत्तर होगा x बराबर 3 या x बराबर 1 बटा 2। तो ये होगा हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। देखो कितना आसान है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक कुछ नहीं कहा जाए मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इसी सूत्र का प्रयोग करके हलों को निकालो, लेकिन जब कहा जाएगा कि दूसरी विधियों से करना है तो फिर उन्हीं विधियों से करना होगा, परंतु यदि विधि नहीं कही गई है तो ये विधि से करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें समीकरण दिया है दोस्तों 2 गुणा x की घात 2 धन x माइनस 4 बराबर 0। मानक समीकरण a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। पदों की तुलना कर लेते हैं, x की घात 2 के गुणांक की तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ है 2 गुणा x की घात 2 तो a बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ है धन bx, यहाँ है धन x, तो x का गुणांक कितना है 1 तो b आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ है धन c और यहाँ है ऋण 4, अचर राशि है -4 तो c बराबर -4 आ जाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a।
ठीक है, सबके मान रख देंगे तो x बराबर माइनस का चिन्ह लगा दिया, b कितना है 1, तो b की जगह रख दिया 1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac, माइनस 4 a की जगह लिख देंगे 2 क्योंकि a है 2, c है -4 तो c की जगह रख दिया -4, बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 गुणा 2 क्योंकि a है हमारा 2। अब हम इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अब अंडर रूट के अंदर 1 का वर्ग 1 हो गया, अब ये देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस है तो धन का चिन्ह हो जाएगा, 4 गुणा 2 8, 8 चौके 32, तो यहाँ आ गया 32, बट्टे में 2 गुणा 2 हो गया 4, ठीक है। अब 1 धन 32 कितना हो जाएगा 33, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बट्टे 4, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, या तो x बराबर -1 धन 33 धन अंडर रूट 33 बट्टे 4 है, या फिर माइनस का चिन्ह लेंगे, या फिर क्या होगा माइन x बराबर आ जाएगा हमारा -1 माइनस अंडर रूट 33 बट्टे 4, ठीक है। तो ये दो हल होंगे हमारे इस प्रश्न के, तो ये प्रश्न के दूसरे भाग का यही उत्तर होगा हमारा दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रश्न के तीसरे भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 4 गुणा x की घात 2 धन 4 गुणा अंडर रूट 3x धन 3 बराबर 0। मानक समीकरण है हमारा a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। x की घात 2 के गुणांक a है, यहाँ पर है 4, 4 गुणा x की घात 2 तो a बराबर हो गया 4। फिर धन x का गुणांक कितना है 4 रूट 3, तो b हो जाएगा हमारा 4 रूट 3। अचर राशि है 3 तो c हो जाएगा हमारा 3। अब हम सूत्र जानते हैं द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। सबके मान रख देंगे, x बराबर b का मान रख देंगे 4 अंडर रूट 3, ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस b है तो माइनस 4 अंडर रूट 3, प्लस माइनस का चिन्ह है लगा दिया, फिर अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, b है 4 अंडर रूट 3 तो लिख दिया 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, माइनस 4 a की जगह रख दिया 4 और c की जगह रख दिया 3, तो 4 गुणा 3 हो गया, बटे में है 2a, 2 गुणा 4 क्योंकि a का मान है 4। इसको हल कर लेते हैं तो x बराबर -4 अंडर रूट 3 तो वही रहेगा, प्लस माइनस का चिन्ह वही रहेगा, अंडर रूट के अंदर अब देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो 16 गुणा 3 हो जाएगा 48, तो हमने लिख दिया 48, फिर माइनस का चिन्ह है 4 चौक 16, 16 तिया 48 तो लिख दिया 48 बटे 2 गुणा 4 हो जाएगा 8। अब अंडर रूट के अंदर देखिए 48 माइनस 48 है, ठीक है, तो 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0 और 0 का अंडर रूट 0, ठीक है। तो क्या बचेगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 8, ठीक है। किसी भी चीज में जीरो को शून्य को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 अंडर रूट 3 बटे 8, ठीक है। 4 में 8 का भाग देंगे तो नीचे 2 जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे 4 का भाग देंगे तो ऊपर से 4 चला जाएगा नीचे 2 बचेगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, या x बराबर या और कह लेंगे हम, और x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 क्योंकि इसके दो मूल होंगे, द्विघाती समीकरण है, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 और x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो यही होगा प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न के चौथे भाग पर। प्रश्न का चौथे भाग में हमें समीकरण दे रखा है 2 गुणा x की घात 2 धन x धन 4 बराबर 0। मानक समीकरण लिख लिया हमने, ठीक है। x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2, ठीक। x का गुणांक कितना है हमारा x ही है तो b बराबर हो जाएगा 1, और अचर राशि है 4 तो c बराबर हो जाएगा 4। अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, सबके मान रख देंगे, x बराबर माइनस का चिन्ह है b कितना है 1 तो हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि b है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4 a की जगह रख देंगे 2 गुणा 2, c की जगह रख देंगे 4 गुणा 4 बटे 2a है तो 2 गुणा 1 के मान है 2 तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस का चिन्ह वही, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1 माइनस 4 गुणा 2 8 गुणा 4 32 तो -32 बटे 2 गुणा 2 4, ठीक है। अब 1 में से 32 जाएगा तो 31 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -31 बटे 4। अब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया -31, अंडर रूट के अंदर 31, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो नहीं सकती, तो अगर अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो x का मान क्या है वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिए हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात दिए हुए समीकरण का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। यही हमारे प्रश्न के इस भाग का उत्तर होगा कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा।
प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 के दो भाग हैं। हमें कहा गया निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भागों में पहले समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, फिर द्विघाती सूत्र से उसको हल कर लेंगे। बहुत ही आसान है। तो आइए प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। हमें समीकरण दे रखा है x माइनस एक बटा एक्स बराबर 3। ठीक है, अब x को कॉमन ले लेंगे बाई तरफ, तो x के बटे में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x गुणा x मतलब x की घात 2। ठीक है, माइनस एक बटा एक्स, यहाँ बटे में एक्स है तो ये तो एक ही रहेगा। ठीक है, और दोनों के बटे में आ जाएगा एक्स। ठीक है, बराबर 3। अब क्या करेंगे, एक्स को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स की घात 2 माइनस एक बराबर हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ये 3x को हम बाईं तरफ ले आते हैं तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस एक, तो पहले से ही है, माइनस का 3x और आ गया क्योंकि ये 3x बाईं तरफ आया तो ऋण का हो गया, बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x की घटती हुई घातों के क्रम में x की घात 2 माइनस 3x को लिख दिया, फिर माइनस एक बराबर 0। ठीक है, अब मानक समीकरण हमारा होता है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, x की समान घातों की तुलना कर लेंगे, गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। फिर है ये माइनस 3x, तो x का गुणांक है -3, तो b बराबर हो जाएगा -3। अचर राशि है -1, तो c बराबर हो जाएगा -1। अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, ए बी सी के मान रख देते हैं यहाँ पर, x बराबर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ गया, b की जगह क्या रख देंगे -3, तो हमने कोष्टक में रख दिया -3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, a कितना है 1 तो गुणा 1, c कितना -1 तो गुणा -1, बटे में कितना है 2a, तो 2 गुणा a 1 है तो 1 कर दिया। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, -3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब ये देखिए -4 और माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, धन हो जाएगा, और 4 गुणा 1 हो जाएगा 4, तो ये लिख दिया 4 बटे 2। 9 धन 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 13, तो ये आ गया हमारा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो x बराबर होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, या x बराबर क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। यही होगा हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दोस्तों। आइए दोस्तों प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें समीकरण दिया है 1 बटे एक्स धन 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। ठीक है, तो नीचे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, नीचे तो एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7, यहाँ पे बटे में एक एक्स धन 4 है तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स धन 7 एक्स माइनस 7, तो हमने लिख दिया एक्स माइनस 7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पे बटे में एक्स माइनस 7 है तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स धन 4, एक्स धन 4 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो लिख दिया एक्स धन 4 बराबर में 11 बटे 30 है ही। ठीक है, अब कोष्टक खोल लेते हैं, तो हो गया एक्स माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगा, बटे में जो था वही लिख दिया बराबर 11 बटे 30। अब देखिए ये एक्स धन का है और ये एक्स ऋण का है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और -7 और -4 हो जाएगा -11, बटे में जो था वही लिख दिया बराबर 11 बटे 30। ठीक है, अब ये देखिए ये 11 है ये 11 काट सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को काट देंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 बटा एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7 बराबर 1 बटा 30। अब 30 का गुणा यहाँ कर देंगे बाई तरफ, ऊपर चला जाएगा 30, और एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7 को दाई तरफ ले जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो -1 गुणा 30 हो जाएगा -30, और 1 गुणा एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7 हो जाएगा, एक्स एक का किसी चीज में भी गुणा करो तो वही मिलेगा, एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7। अब हम क्या करते हैं बस पलट देते हैं, तो एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7 को बाई तरफ ले आए और -30 को दाई तरफ ले गए। ठीक है, तो एक्स धन 4 गुणा एक्स माइनस 7 बराबर हो गया -30। अब कोष्टक खोल लेते हैं, तो एक्स गुणा एक्स हो जाएगा एक्स की घात 2, एक्स गुणा -7 हो जाएगा -7x, 4 गुणा एक्स हो जाएगा 4x, और 4 गुणा -7 हो जाएगा -28 बराबर -30 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, x की घात 2 तो वही रहेगा, -7x धन 4x, तो ये हो जाएगा -3x, फिर -28 बराबर -30 को लिख दिया। अब -30 को बाईं तरफ ले आते हैं तो धन का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की घात 2 -3x -28 को भी लिख दिया, और यहाँ पर -30 दाईं तरफ आके हो गया धन का 30 बराबर 0। ये धन का 30 है ये -28, तो धन के 2 बचेंगे, तो एक्स की घात 2 -3x तो वही रहेगा, -28 और धन 30 को किया तो हमने धन 2 बराबर 0 मिल गया हमें। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब इसको द्विघाती सूत्र से हम हल करके इसके मूल ज्ञात कर लेंगे। तो
जो हमने द्विघाती समीकरण निकाला वो लिख लिया x की घात 2 माइनस 3x धन 2 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे इसकी। x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। फिर है माइनस 3x, तो x का गुणांक हो गया -3, तो b बराबर हो जाएगा -3। अचर राशि है 2, तो c बराबर हो जाएगा 2। अब हम जानते हैं द्विघाती समीकरण होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ए बी सी के मान रख देते हैं यहाँ पर। x बराबर हो जाएगा माइनस का चिन्ह तो वही रहा, b की जगह रख देंगे -3, तो हमने रख दिया -3, प्लस माइनस का चिन्ह वही रखा, फिर अंडर रूट लगा दिया बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 की जगह 4 रख दिया, a की जगह 1 रख दिया और c की जगह 2 रख दिया, तो ये हो गया 4 गुणा 1 गुणा 2 बटे 2a। 2 गुणा a की जगह रख दिया 1, तो 2 गुणा 1 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो हमने लिख दिया 9 माइनस 4 गुणा 1 4 होता है, गुणा 2 8, तो -8 हो जाएगा ये। ठीक है, बटे में 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, 9 में से 8 गए तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 2, अंडर रूट 1 1 ही होता है, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर 3 धन 1 बटे 2 है। ठीक है, 3 धन 1 बटे 2 है, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। 3 धन 1 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4 बटे 2, 4 बटे 2 होता है 2, तो x बराबर या तो 2 है या फिर क्या है, x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2, तो हमने लिख दिया 3 माइनस 1 बटे 2, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो ये x बराबर होगा 2 बटे 2, 2 बटे 2 कितना होता है 1, तो या तो होगा x बराबर 1। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, या तो x बराबर 2 है या x बराबर 1 है, तो यही होगा हमारे इस प्रश्न का, इस भाग का उत्तर दोस्तों। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है 1/, में कोई भी चीज का व्युत्क्रम होगा उसका 1/, में। जैसे कि अगर आपकी आयु 15 साल है तो आपकी आयु का व्युत्क्रम होगा 1/15। ठीक है, जो आपकी आयु उसको बट्टे में रख देंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु रहमान की, तो हमने मान लिया रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, x-3 ही होगी। ठीक है, तो हमने लिख दिया x-3, और 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी रहमान की आयु, अभी x है तो 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष पश्चात होगी x धन 5। यहाँ तक तो सब क्लियर है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कहा गया है, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु का व्युत्क्रम है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है x-3, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x-3। और प्रश्न में देखिए, और अब से 5 वर्ष पश्चात जो उसकी आयु का व्युत्क्रम है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी है x धन 5, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x धन 5 का योग मतलब दोनों को जोड़ दो, कितना 1/3, तो हमने लिख दिया बराबर 1/3। ठीक है, अब बस अब हमें इसको एक द्विघाती समीकरण बनाएंगे और उसको फिर द्विघाती सूत्र से हल करके x का मान ज्ञात करेंगे, वही रहमान की वर्तमान आयु होगी। तो देखिए x-3 है, x धन 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणा हो जाएगा नीचे, यहाँ पे जाएगा x धन 5 और यहाँ पे जाएगा x-3, तो यहाँ पे लिख दिया x धन 5 और यहाँ पे लिख दिया x-3, और बट्टे में x-3 गुणा x धन 5 बराबर में कितना है 1/3। ठीक है, कोष्टक को खोल लेंगे तो देखो x धन x कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, बट्टे में जो था वही लिख दिया, बराबर में जो था वही लिख दिया 1/3। ठीक है, अब क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा हो जाएगा 2x धन 2 से, तो 3 का गुणा कर दिया 2x धन 2 से, और 1 का गुणा होगा x-3 गुणा x धन 5 से, तो 1 का गुणा किसी से भी करें तो वही मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा x-3 गुणा x धन 5, वो लिख दिया हमने। अब कोष्टक को खोल लेते हैं, 3 गुणा 2x होगा 6x, 3 गुणा 2 होगा 6। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, x गुणा x होगा x की घात 2, x गुणा 5 होगा 5x, -3 गुणा x होगा -3x, -3 गुणा 5 होगा -15। ठीक है, अब आप देखिए ये 6x धन 6 को हमने वही लिखा, बराबर x की घात 2 को वही लिखा, 5x है धन का और 3x है ऋण का। ठीक है, तो 5x में से 3x जाएंगे तो कितना बच गया 2x, और -15 को वैसे की वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, जो 6x धन 6 है उसको दाईं तरफ ले आएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, तो -6x -6 हो जाएगा, और बाईं तरफ जो है शून्य बचेगा, तो दाईं तरफ x की घात 2 धन 2x -15 पहले से ही है, अब ये 6x धन 6 आ जाएंगे दाईं तरफ तो -6x -6 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए बराबर शून्य बराबर x की घात 2 को तो हमने वही लिखा,
ये है 2x धन का, ये है 6x ऋण का। तो 6x ज्यादा है ऋण वाला, तो 2x में से -6x करेंगे तो हमें मिलेगा -4x। ठीक है, और ये -15 है और ये -6, -15 और -6 हो जाएंगे -21। तो ये आ गया हमारा। अब बस इसको क्या कर लेते हैं, बराबर जीरो को दाईं तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो x की घात 2 -4x -21 बराबर 0। तो ये हमें द्विघाती समीकरण मिल गया। अब बस हम इसका हल कर लेंगे द्विघाती सूत्र से। दोस्तों हमने द्विघाती समीकरण निकाल लिया, x की घात 2 -4x -21 बराबर 0। इसको मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, फिर है -4x, तो x का गुणांक है -4, तो b बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, अचर राशि है -21, तो c बराबर हो जाएगा -21। अब हम द्विघाती सूत्र को जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac बटा 2a। ठीक है, एबीसी के मान पता है तो रख देंगे। x बराबर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, b की जगह रख देंगे -4, तो हमने कोष्टक में रख दिया -4। फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट के अंदर है b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4ac तो -4, a की जगह 1 रख देंगे और c की जगह -21 रख देंगे। बटे में है 2a, तो 2 गुणा a का मान है 1, तो 2 गुणा 1 कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखो ये -4 हो जाएगा धन का 4, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट के अंदर -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये माइनस और ये माइनस कटेगा तो धन का चिन्ह आ जाएगा। 4 गुणा 1 4 और 4 गुणा 21 84, तो हमने 84 लिख दिया। बटे में 2 गुणा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 16 धन 84 हो जाएंगे 100, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100, क्योंकि 16 धन 84 हो गए 100 बटे में 2। ठीक है, अंडर रूट 100 होता है 10 हमें पता है, तो हमारा एक्स आ जाएगा 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। तो दोस्तों हमने x बराबर निकाला 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। ठीक है, दोनों संभावनाओं को देख लेते हैं, तो या तो x बराबर 4 धन 10 बटे 2 होगा, या x बराबर 4 माइनस 10 बटे 2 होगा। ठीक है, तो x बराबर 4 धन 10 बटे 2 है, तो 4 धन 10 हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14 बटे 2, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा, x बराबर 7। अगर 4 माइनस 10 बटे 2 है x, तो 4 माइनस 10 हो जाएगा -6 बटे 2, -6 बटे 2 मतलब -3। परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि आयु जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x का मान जो है -3 नहीं होगा, संभव नहीं है। तो x का मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और रहमान की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, x वर्ष। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई, x बराबर 7 वर्ष। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, मतलब 2 टेस्ट होंगे, एक गणित का और एक अंग्रेजी का। तो उसमें गणित और अंग्रेजी में जितने अंक मिले उन दोनों को जोड़ दें तो वो 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है, अगर ऐसा हुआ होता तो उनके अंकों का गुणनफल होता 210। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, x। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना, 30 है। तो अगर उसने कुल अंक 30 मिले गणित और अंग्रेजी में, और हमने माने हैं कि गणित में x मिले थे, ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे उसको, 30 माइनस x, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के 30 मिले हैं उसको, तो अगर गणित में x मिले हैं तो अंग्रेजी में मिलेंगे 30 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम लिख दिया, इसलिए शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंक कितने हैं, 30 माइनस एक्स। अब कहा गया प्रश्न में, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है, तो गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले तो गणित में कितने अंक मिले थे, x। अगर 2 अंक अधिक मिले तो मिलते तो कितने हो जाते, x धन 2। ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले थे उसको, 30 माइनस एक्स। तो 3 अंक कम मिले होते तो 30 माइनस एक्स में से 3 घटा देंगे हम।
ठीक है, अगर 3 अंक कम मिले होते तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 27। तो अंग्रेजी में प्राप्त नए अंक कितने हो गए 27 माइनस एक्स। तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है 210। इसका मतलब x धन 2 और 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना होगा 210। ठीक है, तो प्रश्नानुसार x धन 2 गुणा 27 माइनस एक्स होगा 210। अब इसको हम हल कर लेते हैं, कोष्टक खोल लेंगे। x गुणा 27 होगा 27x, x गुणा माइनस एक्स होगा माइनस एक्स की घात 2, 2 गुणा 27 होगा 54 और 2 गुणा माइनस एक्स होगा 2 गुणा माइनस एक्स होगा माइनस 2x, बराबर में 210 है ही। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 27x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 25x, माइनस एक्स की घात 2 को लिख लिया, धन 54 को लिख दिया और ये 210 को हम बाईं तरफ ले गए तो ऋण का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ धन का है तो ये ऋण का माइनस 210 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x से घटते घातों के क्रम में लिख लेते हैं। तो x की सबसे बड़ी घात 2 है तो माइनस x की घात 2 लिख दिया हमने, धन 25x। अब देखो ये धन के चौगुने ये माइनस 210 है। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा माइनस के 156। ठीक है, माइनस के 210 में से अगर हम चौगुन को घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस के 156 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको आगे और हल करते हैं। तो आइए दोस्तों द्विघात समीकरण को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी पद हैं उनको दाईं तरफ ले जाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 0, ये हो जाएगा x की घात 2 धनात्मक माइनस 25x और माइनस 156 हो जाएगा धन का 156। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, जीरो को दाईं तरफ ले जाएंगे, एक ही बात है। तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस 25x धन 156 बराबर 0 0। ठीक है, अब जो है मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो x का 2 का गुणांक है 1 तो a बराबर हो जाएगा 1, x का गुणांक है माइनस 25 तो b हो जाएगा माइनस 25, अचर राशि 156 तो c हो जाएगा 156। अब द्विघाती सूत्र लिख लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। सबके मान रख देंगे a b c के। x बराबर कितना आएगा, माइनस का चिन्ह तो माइनस का रहा, b की जगह क्या रख देंगे माइनस 25 तो हमने रख दिया माइनस 25, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट के अंदर क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, माइनस 4 ए की जगह 1 रखेंगे और सी की जगह 156 रखेंगे। ठीक है, बटे में कितना 2a तो 2 गुणा ए की जगह रख देंगे 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं बस। ठीक है, माइनस माइनस कटेगा तो ये 25 हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह वही आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस 25 का वर्ग हो जाएगा 625। अब 4 गुणा 1 तो 4 ही होगा, फिर 4 गुणा 156 हो जाएगा 624 तो लिख दिया माइनस 624 और बटे में 2 गुणा 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 625 में से 624 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 2। अंडर रूट 1 मतलब 1 ही होता है, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 25 प्लस माइनस 1 बटा 2। तो दोस्तों हमारा x बराबर आ गया 25 प्लस माइनस 1 बटा 2। दोनों स्थितियों को कर लेंगे, पहले प्लस लेके फिर माइनस लेके। प्लस लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 25 धन 1 बटे 2। ठीक है, और माइनस लेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 1 बटे 2, 25 धन 1 हो जाएगा 26 तो x बराबर आएगा 26 बटे 2, 26 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर 13 आएगा, या फिर 25 माइनस 1 बटे 2, 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 आएगा, तो ये आएगा x बराबर 24 बटे 2, 24 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो x जो है धनात्मक हो सकता है, अंक धनात्मक हो सकते हैं, तो 13 भी हो सकता है संभव है और 12 भी संभव है। तो पहले 13 लेके कर लेते हैं। तो अगर हम 13 लेके चल रहे हैं तो शेफाली के गणित में प्राप्त किए अंक कितने x, तो x बराबर 13 अंक हो गए गणित में। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 30 माइनस एक्स होंगे तो 30 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 17। तो शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक आ जाएंगे 17। ठीक है, तो एक उत्तर तो ये होगा कि गणित में 13 और अंग्रेजी में उसके 17 है। ठीक है, ये एक उत्तर होगा। दूसरा उत्तर हम निकालेंगे x बराबर 12 लेकर। तो दोस्तों x बराबर 13 लेके निकालिए तो उत्तर, अब हम x बराबर 12 लेके उत्तर निकालेंगे। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक x हैं तो गणित में प्राप्त किए अंक आ जाएंगे 12 और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक कितने 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स की जगह अब रखेंगे हम 12, 30 में से 12 गए तो बचेगा 18। ठीक है, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आ जाएंगे 18, तो ये भी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे उत्तर हैं इस प्रश्न के। प्रश्न 6 बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों ये। प्रश्न 6 में हमसे कहा गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयताकार खेत हमें दिया गया है तो हमने एक आयताकार खेत बना लिया दोस्तों।
ठीक है। आयताकार खेत जो आयत जो भी होता है उसमें एक छोटी भुजा होती है और एक बड़ी भुजा होती है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, ये उस आयताकार खेत का हमने विकर्ण बना लिया। ठीक है, और ये हम जानते हैं किसी भी आयत के कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए ये हमने बना दिया। ठीक है, कि ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। दोस्तों प्रश्न में हम मान लेते हैं कि आयताकार जो खेत है उसकी छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है। कुछ ना कुछ तो हमें मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया। तो छोटी भुजा कौन सी है ये, तो ये हमने मान लिया x मीटर लंबी है। अब दोस्तों प्रश्न में कहा गया है आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, तो छोटी भुजा की लंबाई हमने x माना है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x धन 60 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी x धन 60। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x धन 60 विकर्ण। दोस्तों फिर प्रश्न में कहा गया है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा बेचारी x मीटर है, तो बड़ी भुजा कितनी होगी, x से 30 मीटर अधिक होगी। तो बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी हमारी x धन 30, उसको भी दर्शा देते हैं हम, ये हो गया x धन 30। अब हम इसको आगे हल करते हैं। दोस्तों अब इसको हल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसमें, इस त्रिभुज में। ठीक है, जो हमने हरे रंग से दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, आधार यहाँ पर कितना है x धन 30, ऊंचाई कितनी है x, और कर्ण कितना है इस त्रिभुज में x धन 60, तो रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा x धन 30 का वर्ग, आधार की जगह रख दिया, धन ऊंचाई कितनी है x, तो धन x का वर्ग बराबर कर्ण कितना है x धन 60, x धन 60 का वर्ग। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, a धन b का वर्ग होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। ठीक है, तो पहले ए धन बी के वर्ग बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे x धन 30 के होल स्क्वायर में, फिर लगाएंगे x धन 60 के होल स्क्वायर में। तो इसको कर लेते हैं हल। x धन 30 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन 30 स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणा x गुणा 30। ठीक है, फिर धन x स्क्वायर ये वाला लिख दिया हमने, बराबर में x धन 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन 60 स्क्वायर धन 2 गुणा x गुणा 60, 2 गुणा x गुणा 60। अब देखो दोस्तों ये x बाईं तरफ, x की घात 2 बाईं तरफ है और ये वाला x की घात 2 दाईं तरफ है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारा, ये x की घात 2 बचेगा, यहाँ पर 30 का वर्ग हो जाएगा 900 धन 2 गुणा x गुणा 30, तो 2 गुणा 30 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 60x बराबर, दाईं तरफ देखिए 60 का वर्ग 60 स्क्वायर हो जाएगा 3600 3600 धन 2 गुणा 60 120 x है, तो ये हो जाएगा 120x। अब दाईं तरफ वाले दोनों पदों को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण के हो जाएंगे, तो x की घात 2 धन 900 धन 60x को तो हमने वही लिखा, 3600 बाईं तरफ आया तो माइनस 3600 हो गया, 120x आया बाईं तरफ तो माइनस 120x आया, हो गया बराबर में शून्य हो गया। अब बहुत आसान है, x की घात 2 को तो हमने वही लिखा। अब देखिए ये 60x है, ये माइनस 120x है, तो कितना हो जाएगा माइनस 60x। उसी प्रकार ये माइनस 3600 है, ये धन का 900 है, तो बचेगा माइनस 2700 बराबर शून्य। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमें द्विघाती समीकरण मिल गया, अब हम इसे द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे। मानक समीकरण लिख लिया हमने, x की घात 2 का गुणांक कितना है 1, तो a बराबर हो गया 1, फिर है माइनस 60x मतलब x का गुणांक है माइनस 60, तो b हो गया माइनस 60, अचर राशि है माइनस 2700, तो c हो गया माइनस 2700। ठीक है, अब हम द्विघाती सूत्र जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एबीसी के मान रख देते हैं फटाफट, x बराबर माइनस को माइनस लिखा, b की जगह रख देंगे माइनस 60, तो रख दिया माइनस 60, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट बना दिया, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 60, तो माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, ए की जगह 1 रख देंगे, सी की जगह माइनस 27 रख देंगे बटे 2a, तो 2 ए की जगह रख देंगे ये, तो 2 गुणा 1 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, माइनस माइनस चला जाएगा तो बचेगा धन के 60, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट के अंदर माइनस 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600। अब ये देखो ये माइनस चला गया तो धन का बचा, 4 गुणा 1 तो 4 ही होता है, 4 गुणा 2700 होगा 10,800, वो लिख दिया हमने, बट्टे में 2 गुणा 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब बस 3600 को 10,800 को जोड़ लेंगे, तो x बराबर 60 प्लस माइनस तो वही रहा, अंडर रूट के अंदर 3600 और 10,800 को जोड़ेंगे तो 14,400 आ जाएगा, बटे में 2 पहले से ही है। ठीक है, अब 14,400 का अंडर रूट आप करोगे तो आपको आएगा 120। इसको करने का आसान तरीका क्या है, 144 का अंडर रूट होता है 12। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, 12 गुणा 12 होता है 144,
फिर ये हो जाएगा 144 गुणा 100, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, तो 12 गुणा 10 120। इस तरीके से आप सीधे सीधे लिख सकते हो इसको। तो x बराबर आ जाएगा 60 प्लस माइनस 120 बटे 2। तो दोस्तों हमने निकाल लिया x बराबर 60 प्लस माइनस 120 बटे 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, या तो x बराबर कितना होगा 60 धन 120 बटे 2, या 60 माइनस 120 बटे 2। 60 धन 120 कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 2। 180 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 90, या फिर x बराबर कितना है 60 माइनस 120 बटे 2। 60 माइनस 120 करेंगे तो मिलेगा हमें -60, तो x बराबर हो जाएगा -60 बटे 2। -60 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा -30। ठीक है, तो x क्या माना था हमने, भुजा माना था, आयताकार। आयताकार खेत की छोटी भुजा थी। हम जानते हैं आयत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ये हम जानते हैं, तो हम लिख दिया चूंकि आयत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर -30 संभव नहीं है, तो x का मान कितना होगा 90 होगा। तो दोस्तों हमने क्या माना था, खेत की छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है और x का मान कितना है 90 आया है। ठीक है, तो छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी 90 मीटर x बराबर। ठीक है, बड़ी भुजा की लंबाई कितनी थी x धन 30। ठीक है, तो x की जगह 90 रख देंगे तो बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी x धन 30 बराबर 90 धन 30। 90 धन 30 कितना होगा 120, तो बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी 120 मीटर। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, छोटी भुजा की लंबाई बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा की लंबाई बराबर 120 मीटर। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 7। दोस्तों प्रश्न 7 में हमें दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, हमें ये दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़े संख्या के वर्ग में से अगर छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे तो हमें 180 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग है एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग है वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर 180। ठीक है, क्योंकि हमें दिया गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग हो गया वाई स्क्वायर, दोनों का अंतर माइनस लगा देंगे तो 180। ठीक है, और कहा गया है प्रश्न में छोटी संख्या का जो वर्ग है, यानी कि छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का वर्ग होगा वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना है वो। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी है x, तो x का 8 गुना कर दिया, 8 गुना x। ठीक है, ये हमें दिया गया। अब ये क्या करेंगे हम, ये y बराबर 8x जो है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये मान हम रख देंगे ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे 8x, तो हो गया 8x बराबर 180। अब 180 को ले आएंगे हम बाईं तरफ तो ऋण का 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180 बाईं तरफ आके ऋण का 180 हो गया बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अब मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेते हैं मानक द्विघात समीकरण से। x घात 2 का गुणांक कितना है 1, तो a बराबर हो गया 1। फिर है -8x, तो x का गुणांक कितना हो गया -8, तो b हो गया -8। अचर राशि है -180, तो c हो गया -180। अब हम द्विघाती सूत्र जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, एबीसी के मान रख देते हैं, x बराबर माइनस का चिन्ह लगाया, b की जगह रख देंगे -8, तो -8, तो ब्रैकेट में रख दिया -8, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 ए की जगह रख दिया गुणा 1, ए की जगह 1 रख दिया और सी की जगह रख देंगे -180 बट्टे में कितना है 2a, तो 2 और ए की जगह रख देंगे 1, तो 2 गुणा 1। इसको हल कर लेते हैं, माइनस माइनस चला जाएगा तो बचेगा 8 धन का, प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब अंडर रूट के अंदर देख लेते हैं, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब ये देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, कट के धन का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 1 तो 4 ही रहेगा, 4 गुणा 180 कितना होगा, 18 चौक 72 होता है और एक शून्य, तो मतलब 720। ठीक है, और बट्टे में 2 गुणा 1 हो जाएगा 2,
अब 64 और 720 को जोड़ देंगे तो x बराबर कितना आएगा 8 प्लस माइनस 64 धन 720 होगा 784 अंडर रूट के अंदर बटे में 2 है ही। ठीक है, अब अंडर रूट 784 आपको पता है 28 होता है, 28 गुणा 28 होता है 784। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटे 2। तो दोस्तों x बराबर आ गया 8 प्लस माइनस 28 बटे 2। हल कर लेते हैं इसको। तो x बराबर 8 धन 28 बटे 2 होगा या फिर x बराबर 8 माइनस 28 बटे 2 होगा। 8 धन 28 कितना हो जाएगा 36, तो x बराबर 36 बटे 2, 36 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 18। और अगर x बराबर 8 माइनस 28 बटे 2 है, 8 माइनस 28 कितना होगा -20, -20 बटे 2, -20 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आएगा -10। अब दोस्तों वाई स्क्वायर कितना था 8x हमें दिया गया था, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x दोनों में निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर 8x, x का मान रख देते हैं 18, तो वाई स्क्वायर कितना होगा 8 गुना 18, 8 गुना 18 होता है दोस्तों 144, 18 8 144 होता है। और x बराबर -10 रख के देख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 8x में। ठीक है, तो x की जगह -10 रखेंगे तो 8 गुना -10 हो जाएगा, तो y का वर्ग आ जाएगा हमारा -80। तो x के दो मान आए 18 और -10। जब x का मान 18 आया तो वाई स्क्वायर आया हमारा 144, और जब x -10 रखा हमने तो वाई स्क्वायर आया -80। परंतु हम जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसका मतलब वाई स्क्वायर का मान -80 तो नहीं हो सकता। अगर वाई स्क्वायर -80 नहीं है तो x भी -10 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान कितना होगा 18। तो बड़ी संख्या हमारी आ गई 18, क्योंकि बड़ी संख्या हमने मानी थी x, तो एक तो ये उत्तर हो गया। अब छोटी संख्या हमने मानी थी y। ठीक है, तो अगर x 18 है तो y स्क्वायर कितना आया था हमारा 144। ठीक है, y स्क्वायर 144 है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ बचेगा y, और ये हो जाएगा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 कितना आएगा +-12, तो y बराबर आएगा +-12। इसका मतलब y या तो धन का 12 होगा या ऋण का 12 होगा। ठीक है, संख्या है y एक। ठीक है, या तो y धन की 12 होगी या ऋण की 12 होगी। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा कि एक संख्या तो 18 है, दूसरी संख्या या तो धन के 12 है या ऋण के 12 है। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 8। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। सही बात है, अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम मान लेते हैं एक रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, यह हम मान लेते हैं। ठीक है, और कुल दूरी रेलगाड़ी कितनी तय करती है 360 किलोमीटर, ये प्रश्न में दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो समय को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, चाल को दाईं तरफ लाएंगे तो नीचे चला जाएगा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, ये सूत्र होगा हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दोस्तों 360 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, और रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 360 बटे x, इतना समय लगेगा, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल अधिक होने पर रेलगाड़ी की नई चाल कितनी होगी, पहले कितनी है x, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी x धन 5 हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अब नई चाल से 360 किलोमीटर तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी तो अभी भी 360 किलोमीटर है, चाल लेकिन अब कितनी होगी x धन 5, तो बटे में हो जाएगा x धन 5। ठीक है, तो हमने जो चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, जो उसकी समान चाल है, उससे समय निकाल लिया कितना 360 बटे x, और नई चाल जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ के है x धन 5, उससे समय निकाल लिया 360 बटे x धन 5। तो दोस्तों हमने निकाल लिया है कि x चाल से चलने में उसको समय लगता है 360 बटे x, और x धन 5 चाल से लगता है 360 बटे x धन 5। ठीक है, अब दोस्तों प्रश्न में कहा गया है यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक है यानी कि x धन 5 है तो उसे यात्रा करने में 1 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर अधिक अगर चाल है तो उसको कितना समय लग रहा है 360 बटे x धन 5, और ये समय जो है जब वो x चाल से चल रहा था उसमें जितना समय लग रहा था यानी कि 360 बटे x, उससे 1 घंटा कम है तो उसमें -1 कर दिया हमने। ठीक है, तो अब उसको 1 घंटा कम समय लग रहा है तो -1 कर दिया। पहले समय लग रहा था 360 बटे x, चाल बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा कम समय लग रहा है तो -1 हमने कर दिया।
अब इसको हम हल कर लेंगे, जो भी है दाईं तरफ उसको बाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 360 बटे एक्स धन 5 तो पहले से ही है, 360 बटे एक्स गया बाईं तरफ तो माइनस 360 बटे एक्स हो गया, और माइनस 1 गया तो धन का 1 हो गया, बराबर हो गया 0। अब नीचे कॉमन कुछ भी नहीं है तो एक्स धन 5 गुणा एक्स होगा नीचे, ठीक है, एक्स धन 5 गुणा एक्स कर लिया। अब आप देखिए 360 के नीचे एक्स धन 5 था तो 360 का गुणा तो एक्स से हो जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 360 के बटे में एक्स था तो 360 के का गुणा किससे होगा, एक्स धन 5 से, तो 360 का गुणा हो गया एक्स धन 5 से। एक के बटे में बेचारे में कुछ भी नहीं है तो एक का गुणा हो जाएगा एक्स धन 5 गुणा एक्स, तो लिख दिया एक्स धन 5 गुणा एक्स बराबर में 0 है हमारा। अब इसको हम और हल करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। एक्स धन 5 गुणा एक्स को दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो 0 से गुणा हो जाएगा उसका, तो ठीक है। ऊपर जो है 360 गुणा एक्स, तो ये हो जाएगा 360 एक्स, माइनस 360 गुणा एक्स हो जाएगा 360 एक्स, ठीक है, माइनस का, माइनस 360 गुणा 5 ये हो जाएगा माइनस 1800, धन एक्स हो जाएगा एक्स एक्स गुणा एक्स हो जाएगा एक्स की घात 2, धन 5 गुणा एक्स हो जाएगा 5x बराबर 0 गुणा ये नीचे से ऊपर जो गया x धन 5 गुणा x, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। पहले तो ये 360x धन का है ये, और ये ऋण का है 360x, ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा माइनस 1800 धन x की घात 2 धन 5x बराबर 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब बस इसको x के घटते हुए क्रम में लिख ले, x की घातों के घटते हुए क्रम में, x की घातों की घटते हुए क्रम में, तो x की घात 2 सबसे पहले लिख लेंगे, धन 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब मानक समीकरण लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। अब देखिए x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो a बराबर हो गया 1, धन 5x है तो x का गुणांक हो गया 5 तो b बराबर हो गया 5। अचर राशि है माइनस 1800 तो c हो जाएगा माइनस 1800। अब द्विघाती सूत्र हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, abc के मान रख देते हैं यहाँ पर, x बराबर माइनस का चिन्ह हो गया, b की जगह रख दिया हमने 5, फिर प्लस माइनस लगा दिया, फिर अंडर रूट लिख दिया, अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस 4ac तो माइनस 4, a की जगह 1 रख दिया गुणा a, गुणा c की जगह माइनस 1800 रख दिया बटे 2a, तो 2 a की जगह रख दिया 1 तो 2 गुणा 1 हो गया ये। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो -5 को तो हमने -5 लिखा, प्लस माइनस को प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 1 तो 4 ही रहेगा, 4 गुणा 1800, ठीक है, 4 गुणा 18 होता है 72, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे तो 72 2 जीरो यानी कि 7200 हो गया, बट्टे में 2 गुणा 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं, -5 तो -5 ही रहा, प्लस माइनस का चिन्ह वही रहा, 25 धन 7200 तो 7225 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर बटे में 2, ठीक है। 7225 का अंडर रूट क्या होता है दोस्तों, 85, ठीक है। तो x बराबर -5 प्लस माइनस 85 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर -5 प्लस 85 बटे 2 है, या x बराबर क्या है -5 माइनस 85 बटे 2। हल कर लेते हैं, -5 धन 85 कितना होगा 80, तो x बराबर होगा 80 बटे 2, 80 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। और यदि x बराबर है -5 माइनस 85 बटे 2, -5 माइनस 85 हो जाएगा -90, तो x बराबर होगा -90 बटे 2, -90 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा -45। तो दोस्तों हमने रेलगाड़ी की चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और x के मान हमारे क्या है 40 और -45, परंतु दोस्तों हम जानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो x बराबर जो है -45 संभव नहीं है, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू -45 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या x 40 होगा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर है दोस्तों इस प्रश्न का। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।
प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मतलब एक टंकी मान लीजिए, को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक द्वारा मतलब प्रत्येक नल के द्वारा। ठीक है, छोटे व्यास वाले और बड़े व्यास वाले। तो दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, हमने एक टंकी बना ली समझने के लिए कि मान लीजिए ये हौज है, ये टंकी है, इसको भरा जाना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कम व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में समय लेता है x घंटे। ठीक है, तो ये छोटे व्यास वाला एक नल है जो इस टंकी को भरने में x घंटे लेता है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो अगर छोटे व्यास वाला x घंटे का समय ले रहा है तो बड़े व्यास वाला कितना घंटे का समय लेगा, x-10। ठीक है, तो इसलिए बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय लेगा, x-10। ठीक है, तो ये देखिए बड़े व्यास वाला नल। ठीक है, क्योंकि बड़े व्यास वाले नल से ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, ज्यादा पानी आएगा तो हौज या टंकी जल्दी भरेगी। कितनी जल्दी भरी है, 10 घंटे जल्दी। तो छोटा नल x घंटे में भर रहा है, तो छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भर रहा है, तो बड़े व्यास वाला नल कितने में भरेगा, x-10 घंटे में। ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितने हौज को कितना भरेगा। अगर वो पूरा भरने में x घंटा लेता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो हौज को, 1/x। ठीक है, और x घंटे में कितना भर देगा, x/x 1 हो जाएगा, मतलब पूरा भर देगा। तो कम व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को भरेगा 1/x। उसी प्रकार बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में हौज को कितना भरेगा, 1/x-10। जितना समय वो पूरा भरने में ले रहा है उसको बट्टे में रख देंगे, तो 1/x-10। अब दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि अगर दोनों नल एक साथ चालू हो जाते हैं तो हौज को 9 से ही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों नल चालू हैं, दोनों नलों में से पानी आ रहा है साथ साथ, तो ये जो हौज है, टंकी है, ये कितने घंटे में भर जाती है, 9 से ही 3/8 घंटे में भर जाती है। आइए दोस्तों पहले तो ये 9 से ही 3/8 को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 9×8 = 72 और 3 75, 75/8। ठीक है, 9×8 = 72 और 3 75, 75/8 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है दोनों नल एक साथ 75/8 घंटे में हौज को भरते हैं। तो दोनों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे हौज को, 75/8 को उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8/75। ठीक है, तो कम व्यास वाला नल 1 घंटे में कितना भर रहा है हौज को, 1/x। ठीक है, और बड़े व्यास वाला कितना भर रहा है, 1/x-10। ठीक है, और दोनों नल 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 8/75। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8/75 के। अब यहाँ x है, ये x-10 है नीचे। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो नीचे x गुणा x-10 आ जाएगा। अब x-10 यहाँ पे जाएगा और x इधर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-10 धन x बटे में x गुणा x-10 बराबर 8/75 है। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे कोष्टक को, तो x-10 धन x हो जाएगा ऊपर बटे में x गुणा x-10 बराबर 8/75। अब इसको हम आगे और हल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, x धन x कितना हो जाएगा, 2x। तो ये हो गया 2x-10 बटे x गुणा x-10 बराबर 8/75। अब क्रॉस में गुणा कर लेते हैं, 75 का गुणा इधर हो जाएगा बाईं तरफ, और x गुणा x-10 चला जाएगा दाईं तरफ ऊपर में। ठीक है, तो ये हो गया 75 गुणा 2x-10 बराबर 8 गुणा x गुणा x-10। ठीक है, 8 में गुणा हो गया x गुणा x-10 का। कोष्टक खोल लेते हैं। ठीक है, 75 गुणा 2x हो जाएगा 150x। 75 गुणा -10 हो जाएगा -750। 8x गुणा x हो जाएगा 8 गुणा x की घात 2। 8x गुणा -10 हो जाएगा -80x। ठीक है, अब क्या करते हैं, 150x और -750 को दाईं तरफ ले आते हैं, तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -150x, क्योंकि धन का 150x था और ऋण का 750 है तो हो जाएगा धन का 750, और बाईं तरफ बचेगा 0। तो ये हो जाएगा 8x की घात 2 -80x, तो वही के वही लिखा हमने, और -150 आया, 150x में से ऋण का चिन्ह बदल गया, और -750 का हो गया धन का 750। अब आप देखिए 0 बराबर 8 गुणा x की घात 2 को तो वही लिखा, -80x -150x कितना होगा, -230x, और धन के 750 लिख दिया हमने। ठीक है, अब बस बराबर 0 को हम दाईं तरफ कर देते हैं, तो हमें मिल गया 8 गुणा x की घात 2 -230x धन 750 बराबर 0। मानक समीकरण लिख लिया, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो x की घात 2 का गुणांक कितना है, 8, तो a हो जाएगा हमारा 8। -230x है तो x का गुणांक कितना है, -230, तो b हो गया -230 धन 750।
तो अचर राशि है 750, तो सी हो गया 750। अब दोस्तों इसको जो है हम द्विघाती समीकरण से भी कर सकते हैं और जो है गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, द्विघाती समीकरण से भी आप कर सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है, a गुणा सी निकालेंगे हम पहले। तो a है 8 और c है 750, तो 8 गुणा 750 कितना होगा, ये 6000। तो a गुणा सी आ गया 6000। अब हमें जो 230 है उसको दो संख्याओं में बांटना है जिनका गुणनफल हो 6000, ठीक है, और जिनका योग या घटाव हो -230, ठीक है। तो आप देखिए 30 गुणा 200 ये 6000 होता है, ठीक है, और -30 और -200 जो है ये होता है -230, ठीक है। और -30 गुणा -200 करेंगे तो आता है हमारा 6000, ठीक है। तो इसका मतलब दो संख्या मिल गई हमें -30 और -200। तो -230x को लिख लेंगे हम, -30 और -200x। तो 8 गुणा x की घात 2 को तो वही लिख दिया, -230x को क्या लिखा हमने, -30x -200x, एक ही बात है, -230x हो जाएगा ये। धन 750 बराबर 0 को वही लिखा। अब पहले दोनों पदों में हम x कॉमन ले लेंगे। 8 गुणा x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो 8x बचेगा, -30x में से x कॉमन लेंगे तो -30 बचेगा। फिर आखिरी के दो पदों में हम -25 कॉमन ले लेते हैं, -200x में से -25 कॉमन लेंगे तो 8x बचेगा, ठीक है। और 750 में से -25 कॉमन लेंगे तो -30 बचेगा, बराबर 0। अब देखो 8x -30 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारा आ जाएगा 8x -30, ठीक है। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा, x -25 बराबर 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो दोस्तों दो गुणनखंड मिल गए हमें, 8x -30 गुणा x -25 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, या तो 8x -30 बराबर 0 है या x -25 बराबर 0 है, ठीक है। 8x -30 बराबर 0 है तो -30 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 8x बराबर 30 हो जाएगा। अब 8 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर 30/8 हो जाएगा। 30 में 8 का भाग देंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 3.75। और अगर x -25 बराबर 0 है तो -25 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 25, ठीक है। तो x हमने माना था कम व्यास वाला नल हौज को भरने में समय लेता है, ठीक है, तो उसके दो मान आ रहे हैं, 3.75 और 25। और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा था, x -10, तो x -10 निकाल लेते हैं दोनों स्थितियों के लिए। तो x -10 निकालेंगे तो x का मान पहले रखते हैं 3.75, तो 3.75 -10, ठीक है, ये आएगा -6.25। तो ऋण में समय तो नहीं लग सकता हौज को भरने में, ठीक है, तो ये इसलिए इसको हमने लाल से दिखाया। अभी इसकी चर्चा और करेंगे हम। x बराबर 25 रख देते हैं x -10 में, तो x -10 में x बराबर 25 रखेंगे तो 25 -10, 25 में से 10 गया तो मिलेगा हमें 15। तो दोस्तों हमने x और x -10 के मान रख दिए, ठीक है। तो ये ऋणात्मक आ रहा है हमारा 6.25, ठीक है, x -10 का मान, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि नल का हौज को भरने में समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए जो है x -10 -6.25 नहीं होगा और x का मान 3.75 नहीं होगा। तो अगर x का मान 3.75 नहीं हो सकता तो x का मान कितना होगा, 25। तो हमने माना था कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे लेता है, ठीक है। तो कम व्यास वाला नल हौज को भरने में कितने घंटे लेगा, 25 घंटे, क्योंकि x बराबर है 25। और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय ले रहा है, x -10 घंटे, ठीक है। x -10, x की जगह 25 रखेंगे तो 25 -10 कितना आ जाएगा हमारा, 15। तो बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कितना समय लेगा, 15 घंटे, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर होगा, 25 घंटे और 15 घंटे। प्रश्न 10 में दोस्तों हमसे कहा गया है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। मतलब कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 1 घंटा कम समय लगता है जितना समय सवारी गाड़ी को लगता है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने के समय को ध्यान में ना लिया जाए, ठीक है, ये कोई काम की चीज नहीं है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करते हैं। हम मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। हमें दिया गया है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ये प्रश्न में दिया गया हमें। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी होगी, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि x धन 11। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी आ जाएगी हमारी, x धन 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी दोनों कितनी तय कर रहे हैं, 132 किलोमीटर। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आए हैं चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, समय को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अब देखिए 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा। दूरी बटे चाल, दूरी 132 किलोमीटर है और सवारी गाड़ी की चाल है x, तो 132 बटे x। यही 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा। दूरी बटे चाल, दूरी 132 है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x धन 11, तो ये हो जाएगा 132 बटे x धन 11। दोस्तों हमें प्रश्न में कहा गया है कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो अब आप देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 132 बटा x धन 11, तो हमने लिखा 132 बटा x धन 11। ठीक है, ये समय कितना समय है जो सवारी रेलगाड़ी को लगा, सवारी रेलगाड़ी को कितना लगा 132 बटा x, उससे 1 घंटा कम, तो उसमें से 1 घंटा माइनस कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, बस अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 132 बटा x -1 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो कितना 132 बटा x धन 11 तो वही रहा, 132 बटा x गया बाईं तरफ तो हो गया -132 बटा x, -1 गया बाईं तरफ तो हो गया धन का 1 बराबर 0। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है नीचे, तो सबका गुणा हो जाएगा नीचे जो भी है, x धन 11 गुणा x हो जाएगा, तो नीचे हो गया x धन गुणा 11x। तो 132 का गुणा किससे होगा, x से, क्योंकि x धन 11 उसके बट्टे में है, तो 132 गुणा x हो गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 132 का गुणा किससे होगा, बट्टे में x है तो x धन 11, तो गुणा कर दिया x धन 11 से, धन 1, 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो 1 का गुणा होगा x धन 11 और x से, तो हमने लिख दिया x धन 11 गुणा x, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी हो तो वही आएगा, तो x धन 11 गुणा x बराबर 0, बट्टे में है x धन 11 गुणा x। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। अब x धन 11 गुणा x को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो उसका 0 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 132 गुणा x कितना होगा, 132x, माइनस 132 गुणा x होगा -132x, माइनस 132 गुणा 11 होगा -1452। ठीक है, वो 1452 1452। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, धन x गुणा x होगा x की घात 2, धन 11 गुणा x होगा 11x बराबर 0 का गुणा होगा x धन 11 गुणा x से। ठीक है, अब ये 132x धन का है, ये 132x ऋण का, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो क्या बचेगा -1452 धन x की घात 2 धन 11x बराबर 0 का गुणा किसी से भी करो तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बस इसको x के घातों के घटते क्रम में लिख लेंगे, तो ये x की घात 2 धन 11x -1452 बराबर 0। ठीक है, अब हम मानक द्विघात समीकरण लिख लेंगे, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो a बराबर हो जाएगा 1, धन 11x, तो x का गुणांक है 11 तो b बराबर हो जाएगा 11, -1452 अचर राशि है -1452 तो c हो जाएगा -1452। अब हम द्विघाती सूत्र जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, abc की मान रख देते हैं सब यहाँ पर, तो x बराबर माइनस का चिन्ह आ गया, b की जगह रख दिया 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो मतलब 11 का स्क्वायर, b का मान 11 है, माइनस 4ac -4, a का मान 1 रख दिया गुणा 1 और c का मान रख दिया -1452 बटे 2a, तो 2 गुणा a का मान 1 है तो 1 रख दिया। को आगे हल कर लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा -11 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया, 11 का वर्ग हो जाएगा 121 और ये माइनस है ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 1 4 होता है और 4 गुणा 1452 ये होगा आपका 5808। ठीक है, बट्टे में 2 गुणा 1 है तो बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको और हल कर लेते हैं, -11 तो लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, अंडर रूट 121 जोड़ेंगे 5808 में तो आपका आएगा 5929, बटे में 2 है ही, 5929 जो का अंडर रूट लेंगे तो आपको आएगा 77, तो आपको x बराबर मिलेगा -11 प्लस माइनस 77 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर -11 प्लस 77 बटे 2 है या x बराबर -11 माइनस 77 बटे 2 है। अगर x बराबर -11 प्लस 77 बटे 2 है तो -11 प्लस 77 कितना हो जाएगा 66, तो ये होगा 66 बटे 2, 66 में 2 का भाग देंगे तो x आ जाएगा 33, और यदि x बराबर -11 माइनस 77 बटे 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -11 माइनस 77 -88 हो जाएगा, तो x बराबर -88 बटे 2, -88 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा -44। तो दोस्तों हमारे x के दो मान आ गए 33 और -44, और हमने माना था कि सवारी गाड़ी की औसत चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो सवारी गाड़ी की जो चाल है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब x जो है -44 के बराबर नहीं होगा। तो x का मान कितना होगा? 33 होगा। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x है तो वो कितनी होगी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, x बराबर 33। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? x धन 11। तो x धन 11 कितना होगा? x की जगह रखेंगे 33, तो 33 धन 11, ठीक है। 33 धन 11 कितना होगा? 44। तो एक्सप्रेस गाड़ी रेलगाड़ी की औसत चाल आ जाएगी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। सवारी गाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 11 में दोस्तों हमें दिया गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जो बड़ा वर्ग है उसकी भुजा है x मीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, और छोटे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y मीटर। अब दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? उसकी भुजा का स्क्वायर। तो बड़े वर्ग की भुजा है x, तो बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? x स्क्वायर, ठीक है। और छोटे वर्ग की भुजा है y, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? y स्क्वायर। हमें कहा गया दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि x स्क्वायर धन y स्क्वायर कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया बराबर 468, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हमें प्रश्न में कहा गया उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। हम जानते हैं किसी भी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो बड़े वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4x, क्योंकि भुजा है उसकी x। और छोटे वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4y, क्योंकि उसकी भुजा है y। और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो 4x माइनस 4y कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। परिमापों का अंतर, बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग के परिमाप को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 24। अब 4x माइनस 4y में 4 कॉमन आ रहे हैं तो हमने 4 कॉमन लिया। 4x में से 4 कॉमन लिया तो x बचा, माइनस 4y में से 4 कॉमन लिया तो माइनस y बचा, बराबर 24। 24 में से 4 को भाग देंगे तो 6 बचेगा, तो x माइनस y हमें मिल जाएगा 6, ठीक है। अब ये माइनस y को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का y हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 धन y। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब x बराबर 6 धन y जो है इसका मान x का मान 6 धन y हम समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 468 है, x की जगह हम रख देंगे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 468 है तो x की जगह रख देंगे 6 धन y। तो हम यहाँ x की जगह रख दिया 6 धन y, तो ये हो गया 6 धन y का होल स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 468, तो पहले से ही है। दोस्तों इस समीकरण को आगे हल कर लेते हैं। अब 6 धन y का होल स्क्वायर ये किस रूप का है? a धन b का होल स्क्वायर के रूप का है। a धन b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। तो यहाँ पर a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर धन y का स्क्वायर धन 2 गुणा 6 गुणा y, धन y का स्क्वायर तो पहले से ही है बराबर 468 लिख दिया। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, y का स्क्वायर धन y का स्क्वायर, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 2 गुणा y का स्क्वायर, 2 गुणा 6 12 गुणा y हो जाएगा 12y बराबर 468। अब ये 468 को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ऋण का हो जाएगा और y की घटती घातों के क्रम में इसको लिख देते हैं। तो 2 गुणा y की घात 2 धन 12y धन 36, ये माइनस 468 होगा क्योंकि ये बाईं तरफ गया 468 बराबर 0। अब 2 गुणा y की घात 2 तो वही रहेगा, धन 12y भी वही रहेगा, 36 माइनस 468 हो जाएगा हमारा माइनस 432 बराबर 0। अब इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, 2 गुणा y की घात 2 में से 2 कॉमन लिया तो बचा y की घात 2 धन 12y में 2 कॉमन लिया तो बचा 6y, माइनस 432 में से 2 कॉमन लिया तो बचा माइनस 216 बराबर 0। अब ये 2 दाईं तरफ जाएगा बटे में, तो 0 के बटे में कुछ भी जाए तो 0 ही बचता है, तो हमें मिलेगा y की घात 2 धन 6y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। मानक समीकरण लिख लेते हैं। अब ये मानक समीकरण हमने चर y में लिखा, a गुणा y की घात 2 धन by धन c बराबर 0। y की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1, तो a बराबर हो गया 1 धन 6y, y का गुणांक है 6 तो b हो जाएगा 6,
माइनस 216 अचर राशि है, माइनस 216 तो सी हो जाएगा माइनस 216। अब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एबीसी के मान रख देते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह b की जगह रख दिया 6, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की जगह रख दिया एक, a की जगह 1 रख दिया और c की जगह रख दिया माइनस 216 बटे 2a, 2 गुणा 1 क्योंकि a का मान 1 है। अब इसको हल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो y बराबर माइनस 6 प्लस माइनस का चिन्ह लगाया, अंडर रूट के अंदर 6 का वर्ग हो गया 36। अब ये देखिए ये माइनस है ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, 4 गुणा 1 तो 4 ही रहेगा, फिर 4 गुणा 216 ये हो जाएगा 864, ठीक है। बटे में 2 गुणा 1 हो जाएगा 2। इसको और हल कर लेते हैं, y बराबर माइनस 6 को वही लिखा प्लस माइनस रखा, ठीक है। 36 धन 864 ये हो जाएगा 900 तो अंडर रूट 900 हो गया बटे 2। अंडर रूट 900 कितना होता है 30, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 30 बटे 2। इसका मतलब क्या हुआ, या तो y का मान माइनस 6 प्लस 30 बटे 2 है या y का मान माइनस 6 माइनस 30 बटे 2 है, ठीक है। दोनों से हल कर लेते हैं। माइनस 6 प्लस 30 कितना होगा 24, तो y बराबर हो गया 24 बटे 2। 24 में 2 का भाग देंगे तो y बराबर आ गया 12। और यदि y बराबर माइनस 6 माइनस 30 बटे 2 है तो माइनस 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा माइनस 36, तो y बराबर माइनस 36 बटे 2। माइनस 36 में 2 का भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस 18। तो दोस्तों y बराबर 12 आ गया, y बराबर माइनस 18 आ गया। हमने छोटे वर्ग की भुजा मानी थी y, ठीक है। तो पर हम जानते हैं वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो y नहीं होगा बराबर किसके माइनस 18 के, तो y बराबर कितना आना चाहिए हमारा 12, ठीक है। इसका मतलब छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी 12 मीटर, ठीक है। बड़े वर्ग की भुजा कितनी मानी थी हमने x, और x समीकरण 2 में कितना था 6 धन y, ठीक है। तो बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी x बराबर 6 धन y, 6 y की जगह रखेंगे हम 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 धन 12, 6 धन 12 कितना होता है 18, तो बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी हमारी 18 मीटर। तो यही होगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर और बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।